दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि बक्सर के युद्ध के समय की पृष्ठभूमि क्या थी, बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, बक्सर के युद्ध के कारण क्या थे, घटनाएं क्या थी और क्या परिणाम निकले। बक्सर के युद्ध के बाद संधि कौन सी हुई और इस युद्ध का भारत के इतिहास में महत्व क्या है। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जान सकें बक्सर के युद्ध की पूरी कहानी। प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया था। इस युद्ध को अंग्रेजों ने छल, प्रपंच और कुछ गद्दारों को एक करके जीत लिया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मौत हुई थी और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपने पैर मजबूत करने का अवसर मिला। इस युद्ध से उन्हें जो धन मिला या जो सैन्य बल मिला, उसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कर्नाटक के युद्ध में लगाया और फ्रांसीसियों को पराजित करने में सफलता पाई। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों ने अपना जाल बिछा लिया और अब वो मजबूत स्थिति में आ चुके थे। उन्होंने प्लासी के युद्ध के बाद अपने पालतू मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा पहली बार। इस दौरान उसने अंग्रेजों को बहुत सारा धन दिया और अंग्रेजों से भांति भांति प्रकार से धन लेना शुरू किया, जिससे अंग्रेजों ने इनका खजाना खाली कर दिया। अब बंगाल का खजाना खाली हो चुका था और मीर जाफर की स्थिति उस आम की तरह हो गई थी जिसका गूदा निकाला जा चुका है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को चूस कर फेंकने का फैसला लिया। इसलिए उन्होंने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया, मीर जाफर अयोग्य था, इसलिए उसने अपनी अयोग्यता को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया। उसने अपने 3 शक्तिशाली हिंदू गवर्नरों को हटाने का फैसला लिया, जिसमें उड़ीसा के राजाराम, बिहार के राम नारायण और पूर्णिया के गवर्नर युगल सिंह थे। लेकिन क्लाइव और वाटसन के बीच में आ जाने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया। उसे अपना फैसला बदलना पड़ा और यह बताता है कि मीर जाफर अपने प्रशासन के मामले में भी कितना स्वतंत्र था, अर्थात वह पूरी तरह से अंग्रेजों का कठपुतली बनकर रह गया था और अंग्रेजों ने इसे हटाकर इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। 25 फरवरी 1760 को जो क्लाइव था वह ब्रिटेन वापस चला गया और उसकी जगह पर कार्यवाहक गवर्नर बना हालवेल। यह वही हालवेल है जिसने कालकोठरी की घटना का जिक्र किया था। उसने सुझाव दिया कि मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर बनाया जाए, नवाब बनाया जाए। 1 जुलाई 1760 को वेस्टर्न गवर्नर बनकर आया। उसे हालवेल की योजना पसंद आई और बंगाल के नवाब के पद से मीर जाफर को हटा दिया गया। इसके बाद एक संधि की गई मीर कासिम से, जो कि मीर जाफर का दामाद था, और अब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जैसा कि अंग्रेजों के साथ मीर कासिम ने संधि की थी, उसने 27 सितंबर 1760 को अंग्रेजों को मिदनापुर, वर्धमान और चटगांव स्थायी रूप से दे दिए तथा अंग्रेजों ने वादा किया कि वो जरूरत पड़ने पर मीर कासिम की सैनिक सहायता करेंगे। साथ ही साथ अंग्रेजों ने यह भी वादा किया कि वो मीर कासिम के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि अलीवर्दी खां के बाद उसके उत्तरवर्ती शासकों में नवाबों में सबसे योग्य
मीर कासिम था और मीर कासिम भी अंग्रेजों की चाल समझता था। इसलिए उसने अपने आप को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने का प्रयत्न शुरू किया। उसने बंगाल में नवाब की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न शुरू किया। उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया तथा सेना को सैन्य प्रशिक्षण उत्तम तरीके का देने का प्रयास किया। इसके लिए उसने एक आर्मेनियन अधिकारी गुरगिल खां और एक मुस्लिम अधिकारी मोहम्मद तकी खां को नियुक्त किया। मीर कासिम ने मुंगेर में तोड़दार बंदूक बनाने का कारखाना डाला तथा एक जर्मन अधिकारी समरू को अपना सेनापति नियुक्त किया। ये सारी बातें अंग्रेज भी देख रहे थे। इसके अतिरिक्त मीर कासिम ने अपनी राजधानी भी बदलने का निर्णय लिया, जो अंग्रेजों के लिए असहनीय था, क्योंकि अंग्रेज इसे भी अपना गुलाम ही बनाकर रखना चाहते थे, बिल्कुल मीर जफर की तरह। मीर कासिम ने अपने उपद्रवी गवर्नरों को कुचल दिया और वहां पर अपनी शक्ति स्थापित की। अब शुरू होते हैं मीर कासिम के और अंग्रेजों के बीच विवाद। विवाद के कारण भी रहे होंगे, तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण कारण था वह यह था कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी बदलने का निर्णय लिया। मीर कासिम ने देखा कि मुर्शिदाबाद में, जो कि उसकी राजधानी थी, अंग्रेजों का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अब राजधानी मुंगेर को बनाएगा और उसने मुंगेर में ही एक तोड़दार बंदूक बनाने का कारखाना डाला था। अंग्रेज इस बात से शंकित थे कि यह विद्रोह करेगा, इसलिए उनके बीच विवाद होने शुरू हो गए। अगला जो कारण था वो बहुत महत्वपूर्ण था। आपको याद होगा 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की अनुमति दी थी, जिसे शाही फरमान कहा गया था। इस फरमान का इन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। अंग्रेज भारतीय व्यापारियों से रिश्वत लेते और इस फ्री व्यापार करने की सुविधा का लाभ उन्हें देते थे, जिससे बंगाल के राजस्व को नुकसान होता था। अतः मीर कासिम ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, वो नहीं माने। तब मीर कासिम ने कलकत्ता की काउंसिल में, जो अंग्रेजों का मतलब प्रशासन की इकाई थी, वहां पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन काउंसिल के अधिकारी अपना निजी लाभ चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। अंत में मार्च 1763 में मीर कासिम ने समस्त व्यापारिक अधिकारों को 2 वर्ष के लिए समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने इसका भयंकर विरोध किया और अंत में जुलाई 1763 में उन्होंने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी। कलकत्ता की काउंसिल ने पटना के अधिकारी एलिस को पटना पर हमला करने का आदेश दिया, अतः एलिस ने पटना पर कब्जा कर लिया। जब यह खबर मीर कासिम को पता चली तो वह अपनी राजधानी मुंगेर से सेना लेकर निकला। रास्ते में कई सारे युद्ध हुए, जिनमें मीर कासिम पराजित होता रहा, जैसे कि कटवा का युद्ध 9 जुलाई 1763 और गिरिया का युद्ध 5 सितंबर 1763। इन दोनों युद्ध में मीर कासिम पराजित हुआ। सूती के युद्ध में भी मीर कासिम पराजित हुआ, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पराजय थी वह थी उदय नाला की पराजय। उदय नाला के युद्ध में मीर कासिम बुरी तरह से पराजित हुआ और वहां से वो पटना पहुंचा। जब वो पटना पहुंचा तो वो गुस्से में था, इसलिए उसने पटना पर कब्जा कर लिया और गिरफ्तार किए गए 148 अंग्रेज अधिकारी और सैनिकों को, जिसमें एलिस भी शामिल था, मौत के घाट उतार दिया। इसे पटना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 1763 में पुनः मीर जफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया और दिसंबर 1763 में मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला की शरण में चला गया। इस प्रकार बंगाल में पुनः मीर जफर नवाब बन गया
और मीर कासिम को वहां से भागना पड़ा। अंग्रेजों का बंगाल में प्रभुत्व पुनः हो गया। अब मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ऐसा बादशाह जिसे उसका प्रधानमंत्री खुद अपने राज्य नहीं आने देता था, मतलब दिल्ली नहीं जाने देता था, उनका वजीर। तो तीनों का ग्रुप बना जिसमें मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शामिल थे। इस गुट की मिली जुली सेना लगभग 60,000 थी। इन्होंने पटना की ओर प्रस्थान किया। अंग्रेजों की ओर से नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने और उसके पास लगभग 7,000 सैनिक थे। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में दोनों की सेनाएं आमने सामने आ डटी। युद्ध शुरू हुआ। फिर से बताऊंगा, मीर कासिम की ओर से जो त्रिगुट बना था उसकी सेना की संख्या लगभग 60,000 थी, जबकि अंग्रेजों के पास 7,000 सैनिक थे। एग्जैक्ट संख्या 7,072 है। युद्ध शुरू हुआ। मीर कासिम बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन अंग्रेजों के पास 20 तोपें भी थी। इसलिए बक्सर के युद्ध में त्रिगुट पराजित हुआ। अर्थात मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की पराजय हुई। इनके लगभग 20,000 सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजों के लगभग 847 सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गए, जबकि मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया। जो प्लासी का युद्ध था वो अंग्रेजों की चतुराई, छल, प्रपंच और कुछ गद्दारों के मिल जाने की वजह से जीता गया था। लेकिन बक्सर का जो युद्ध है वह पूरी तरह से सैन्य कुशलता, युद्ध और पराक्रम के दम पे अंग्रेजों ने जीता था। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में अपने पैर पसारने का मौका दिया। बक्सर के युद्ध से भारत में अंग्रेजों की शक्ति का प्रसार शुरू होता है और बक्सर के युद्ध ने बंगाल में कंपनी के शासन को पूरी तरह से लागू कर दिया। 5 जनवरी 1765 को मीर जफर की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने उसके बेटे नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया तथा मई 1765 में लॉर्ड क्लाइव पुनः बंगाल का गवर्नर बनकर आया और आते ही सबसे पहले उसका काम था पराजित शक्तियों के साथ अलग अलग संधि करना। लॉर्ड क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला दोनों के साथ इलाहाबाद की संधि की और अलग अलग संधि की। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की गई। इसमें साइन करने, हस्ताक्षर करने वालों में शामिल थे शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, नजमुद्दौला बंगाल का नवाब और मीर जफर का बेटा तथा रॉबर्ट क्लाइव। इस संधि में क्लाइव ने कूटनीति का इस्तेमाल किया। उसने मुगल बादशाह को अपदस्थ नहीं किया, बल्कि उसे जंजीरों में जकड़ लिया और जंजीर उनके हाथ में थी। उन्होंने शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद दिया तथा उनसे, मतलब शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की स्थायी दीवानी प्राप्त कर ली। साथ ही साथ उन्होंने वादा किया कि वो शाह आलम द्वितीय को इसके बदले में 26 लाख रुपए वार्षिक देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरी सरकार, जिसे हैदराबाद का उत्तरी क्षेत्र बोलते हैं, भी मिल गया और फैसला लिया गया कि शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में ही रखना है। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है यह 16 अगस्त 1765 को हुई और इस पर हस्ताक्षर किया लॉर्ड क्लाइव ने और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। आपको याद होगा पहली संधि में शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा मिला था और बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिली और बदले में अंग्रेज 26 लाख रुपए शाह आलम द्वितीय को देंगे। अब इस संधि में देखिए क्या खेल किया गया है। शाह आलम द्वितीय को शुजाउद्दौला इलाहाबाद और कड़ा देगा, मतलब जो क्षेत्र अंग्रेजों ने
शाह आलम द्वितीय को दिए, उनके थे ही नहीं। दूसरा, 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेजों को शुजाउद्दौला देगा। तीसरा, चुनार में अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। चौथा, पूरे अवध में बिना चुंगी दिए ये लोग व्यापार करेंगे। गाजीपुर और बनारस की जागीर पैतृक रूप से अंग्रेजों के संरक्षण में बलवंत सिंह को दी गई, मतलब पैतृक रूप से। अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने ले ली, लेकिन जो युद्ध सुरक्षा में खर्च आएगा, सेना का खर्च, वो अवध को देना पड़ेगा। इन सारी शर्तों के बाद अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को उसका राज्य वापस कर दिया। भाई बचा क्या? आम का पूरा गूदा निकाल के छिक्कर गुठली दे दी गई। अच्छा, क्लाइव चाहता तो नवाब जो शुजाउद्दौला था उसको अपदस्थ भी कर सकता था, मगर जानते हैं क्यों नहीं किया? क्योंकि डर था कि शुजाउद्दौला कहीं मराठों की शरण में चला जाए, और उस समय मराठे बहुत बड़ी ताकत थे, वो अंग्रेजों के परखच्चे उड़ा देते हैं। तो अंग्रेजों ने, मतलब क्लाइव ने शुजाउद्दौला को अपने और मराठों के बीच बफर स्टेट की तरह यूज किया। तो इस प्रकार अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कड़ा, इलाहाबाद और अवध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया। अब इन्हें चुनौती देने वाली कोई विदेशी शक्ति भारत में बची नहीं थी। ठीक भी, तो उसका सफाया उन्होंने जल्दी कर दिया। तो ये थी बक्सर के युद्ध की पूरी कहानी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, लाइक कमेंट भी अवश्य करें।